काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी झारखंड में। हमने आपको ये निमंत्रण दिया और ये तकलीफ दिया इस वक्त क्योंकि पूरे देश में 2 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं 2024 जनरल इलेक्शन के। तीसरा फेज़ आ रहा है, मगर झारखंड में चौथे फेज़ से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ है। तो चौथे फेज़ की पोलिंग 13 मई को इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो इसलिए इस चौथे फेज़ में जो झारखंड के लिए पहला फेज़ माना जाता है, उसमें हमारी गठबंधन की 3-4 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें, लोहरदगा और खूंटी सीट, जहां पर सुखदेव भगत जी और कालीचरण मुंडा जी हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इसका टेकअप करते करते इसी बीच में हमारे स्टार कैंपेनर, हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे जुझारू नेता माननीय राहुल गांधी जी 7 तारीख को चाईबासा में एक सभा करेंगे और हमारे लोहरदगा के बसिया में दूसरी जनसभा करेंगे। तो यहाँ से हमारा झारखंड का जो चुनावी अभियान है ये शुरू होगा। बाद में अगले फेजेस और अगले सीटों के लिए लगातार हमारे स्टार प्रचारक, हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भी कई सारे साथी झारखंड में जनता से अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। और मोटे तौर पर जो देखा गया कि पिछले 2 फेजेस में जो जनता ने अपना पोल किया है, उसका विश्लेषण या जो आप लोगों के जरिए से ही सुना गया, उसमें इंडिया गठबंधन और पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी का बढ़त और अच्छा खासा सपोर्ट देश के अन्य भागों से मिलता दिखाई दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हम चौथे फेज के पोलिंग के नज़दीक पहुंचेंगे, तो यूं तो इन टोटलिटी झारखंड में 14 के 14 सीटों पर हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती से और अच्छे तालमेल के साथ हम सारी सीटों को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और झारखंड के जो इश्यूज हैं, हमें आश्चर्य हुआ कि 2 दिन से देश के प्रधानमंत्री इस झारखंड प्रदेश में थे और उनको झारखंड ने क्या रिस्पांस दिया, उसको आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो वोकेबुलरी, जो भाषा, जो चीजें झारखंड में यहां पर कही, जबकि 2 टर्म उनकी पूरी हो चुकी है। 2014 में उन्होंने देश के लोगों के सामने अपनी क्या बातें रखी, 19 में क्या बातें रखी, 10 साल देश ने उनको मैंडेट दिया और 10 साल में उन्होंने डिलीवर क्या किया पूरे देश के लिए और खासकर झारखंड प्रदेश के लिए, उन चीजों का कोई भी चर्चा उनके भाषणों में नहीं सुनाई दिया। फिर वही बातें एक देश के प्रधानमंत्री जिसको 10 साल देश ने दिया हो, जो उन्होंने वो वादे कहते हैं मगर हम जुमले कहते हैं, जो जुमले कहे थे उन जुमलों के ऊपर किसी भी एक जुमले पर उन्होंने एक भी टिप्पणी यहां झारखंड में नहीं की। वो देश के युवाओं के लिए हो, झारखंड के युवाओं के लिए हो, यहाँ के आदिवासियों के लिए हो, यहाँ के गरीब लोगों के लिए हो, यहाँ के मजदूरों के लिए कुछ उन्होंने किया हो, ऐसा कुछ भी उनके भाषणों में, उनके यहाँ पर अगला वोट मांगने के खातिर वो नहीं कह पाए। बल्कि
इन्हीं 2-3 दिनों में उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी पर फिर तंज कसते हुए कांग्रेस के शहजादे, ये उनका पेट वर्ड चुनाव में रहता है और जब जनता को एड्रेस करता है। मगर प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, जिस राहुल गांधी को आप शहजादे करके देश के सामने पेश करते हो, देश जानता है, देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि राहुल गांधी जी शहजादा नहीं है बल्कि शहीद ज़ादा है। वो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने फ्रीडम से पहले भी कुर्बानियां दी, आज़ादी हासिल करने से पहले भी उन्हें तपस्याएं की और आज़ादी के बाद भी देश को इकट्ठा और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जानों की कुर्बानी दी। चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो स्वर्गीय हमारे यंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी हो, उसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो हमें फख्र है उनका शहीद ज़ादा कहलाने पर। और ये मोदी साहब को भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए तनज़ करते हैं क्योंकि वो जिस जमात से आते हैं और जिन जमातों का उनको बैक है, आरएसएस कहिए, जनसंघ कहिए या भारतीय जनता पार्टी, उनकी आज़ादी के दरमियान फ्रीडम मूवमेंट से पहले या उसके बाद में देश को बनाने के लिए उनके पास अपना कुछ है ही नहीं कहने के लिए। तो इसलिए हम ये मुनासिब नहीं समझते हैं उनके ज़बान से जिस तरह से वो तनज़ और क्रिटिसाइज करते हैं। रही बात इस झारखंड के सरजमीन पर आए, 2-3 चीज़ें उन्होंने ज़रूर टच की। वो अक्सर करप्शन की बात करते हैं और झारखंड से रिलेटेड उन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की। मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, अब 10 साल से आप हुकूमत चला रहे हो, 10 साल से प्रदेशों में भी आप हो, जरा सा याद करिए प्रधानमंत्री जी, आप ही वो प्रधानमंत्री है जो आज शाम को किसी भी लीडर पर 70,000 करोड़ का इल्जाम लगाते हो और अगले 24 घंटे के अंदर उनको आप एक पार्टी से उठा के अपनी पार्टी में लेकर के उप मुख्यमंत्री बना लेते हो। वो आपके बगल में बैठे। आपका आसाम का चीफ मिनिस्टर, जब वो आपसे बाहर था तो तब वो महा करप्ट था, वो आज आपके स्ट्रेटेजिस्ट है, वो आज आपके जोली में है। इसी तरह से बंगाल में देखिए, जो तब करप्ट थे जब वो आपसे बाहर थे और जब आपके पास आए तो वो गंगा जल से धो के साफ होके आपके शाना बशाना है। जब आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो तो हमें पूरे देश को आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री के क्या 2 जबान हैं, क्या उनके 2 समझ है कि एक वो जनता को समझाने की कोशिश करता है और एक समझ वो खुद समझता है। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो यही प्रधानमंत्री जी आपके कर्नाटका में ऐसे आदमी को टिकट देकर, जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपोज किया कि ये आदमी पर ये इल्जाम है, इसकी ये बैकग्राउंड है, इसका बैकलॉग है, सैकड़ों महिलाओं के साथ का मामला है और इसको टिकट ना दिया जाए, मगर आप प्रधानमंत्री, आप उसको टिकट देते हो और फिर उसको जाकर के स्टेज पर खड़ा होकर उसके लिए आप वोट भी मांगते हो। क्या आपके दोहरे पॉलिसीज हैं? आप अपने वोट लेने के लिए उन चीजों को पर्दा करके ये मतलब वोट मांगते हो। दूसरी तरफ से ऐसे व्यक्तियों को, मैं आपके उन मंत्रियों की बात नहीं करना चाहता हूं जिनके लिए हमारे खिलाड़ी
महिला खिलाड़ी सड़कों पर पड़े रहे, लाठियां खाई, ड्रैग हुए, मगर आप टस से मस नहीं हुए। ये किनको आप समझाते थे हो? देश की जनता जानती है। अब की बार 224 में शायद उनकी ये दोहरी पॉलिसी देश लेने के लिए तैयार नहीं है, और खासकर झारखंड नहीं लेने के लिए तैयार है। आप झारखंड आए, आपने ब्यौरा देना चाहिए था कि मैंने क्या झारखंड के लिए किया। हम याद दिलाना चाहते हैं, पूरे देश में इंदिरा आवास नाम से उसके तहत में गरीबों को मदद मिलती थी, वो छप्पर बनाते थे। आपने इन 5 सालों में झारखंड को एक भी, जिसको आपने नाम रखा PMAY, एक भी केस की फंडिंग आपने नहीं की। मजबूर होकर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक अबू आवास नाम से स्कीम निकाली, और जो आप पैसा देने वाले थे उससे दुगना अपने गरीबों को छप्पर मुहैया कराने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री जी को शायद ये भी याद नहीं रहा, 2019 में जब प्रधानमंत्री के कैपेसिटी में वो आए चुनाव से पहले, पलामू में उन्होंने एक मंडल बांध का फाउंडेशन रखा, और ये कहकर के ये समय पर तैयार होगा, लोगों को इसका फायदा होगा। आज 5 साल के बाद में जब वो आते हैं, उस मंडल बांध की उन्होंने कोई जिक्र नहीं की। क्या हुआ उस मंडल बांध का? इसी तरह से कई सारी चीजें हैं हमारे पास। अगर यहाँ के आदिवासियों की बात करें, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जल जंगल जमीन की हकदारी जो आदिवासियों को मिलनी चाहिए, और यहाँ आदिवासियों की अपनी पहचान चाहिए। वो पहचान के लिए सरना धर्म कोड के लिए यहाँ की हमारी कोलिशन सरकार ने एक बिल पास की, और उनको अपनी पहचान दिलाने के लिए सरना धर्म कोड लागू करने की बात रखी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करना था, थ्रू करना था, ताकि वो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड यहाँ के आदिवासियों की पूरी हो गई होती। नहीं किया, आपने राजभवन से उसको वापस लौटवाया। ये बात की जिक्र प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्यों नहीं की इस आदिवासी बहुल एरिया में? और क्या चिढ़ है प्रधानमंत्री को आदिवासियों से? पूरे देश में एक प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री आदिवासी, नौजवान आदिवासी लीडर यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ की जनता ने चुना था। आपने उसको, बल्कि कोशिश लगातार आपकी रही 10 साल कि यहाँ पर स्टेबल सरकार न हो, और पर्टिकुलरली यहाँ पर जो आदिवासी लीडर है वो कोई पनपे ना, वो कोई बढ़े ना, और कोई सरकार स्टेबल ना रहे। तो इसलिए यहाँ का आदिवासी ना बढ़े, यहाँ एक स्टेबल सरकार ना हो, यहाँ उथल पुथल हो, उसकी साजिशें करके आपने यहाँ की सरकार गिराने की पूरी कोशिश की, और यहाँ के इलेक्टेड मुख्यमंत्री को आपने उठा के, नॉर्मली हम लोग देश में यही जानते थे, किसी के ऊपर कोई इल्जाम आए, किसी के ऊपर कोई शिकायत आए, हमारी कोर्ट कचहरियां हैं, डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोर्ट कचहरी उसको प्रूव करती है, सजा देती है। मगर आपने कोर्ट कचहरियों को भी किनारे रख दिया, और एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को जो आदिवासी तबके से आता था, और उसको उठा के बंद कर दिया। इस पर कोई जिक्र आपने नहीं की। आपने यहाँ पर किसी कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट के घर में आपने कहा कि 350 करोड़ पकड़े गए। आपके लोगों की तरह नहीं छुपाए, आपने हजारों करोड़ अडानीज और अपने कुछ चुनिंदा लोगों को देश की संपत्ति लुटा दी। जितनी भी आज़ादी के बाद से संपत्ति पैदा हुई थी, सड़क हो, जहाज हो, रेल हो, मतलब जितने भी एसेट्स है, उसको आपने उठा के बेच दिया। उसका हिसाब देने का दिन आपको जल्दी आ रहा है। जिक्र उन चीज़ों की करनी चाहिए। जिस मेंबर पार्लियामेंट की आपने बात की, उसने अपने डिपार्टमेंट्स जो आपने लगाए हैं, वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, या और भी कोई महकमा हो,
उसने उसका हिसाब दिया है उनके सामने, क्योंकि उसका दहाइयों से अपना बिजनेस है। वो कोई किसी का मतलब किसी का पेट काट के उसने ये नहीं किया है, और उसके लिए भी कोर्ट अपना काम करेगा, मगर अपने अंदर आपने नहीं देखा, इस बात का हमें मतलब सवाल जरूर मन में है। इसी तरह से आपने एक सवाल उठाया जनता को गुमराह करने के लिए कि जो कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाने की बात सोच रही है, वो कांग्रेस पार्टी 272 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रही। मैं प्रधानमंत्री जी आपकी जनरल नॉलेज को ठीक करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 543 सीटों पर बराबर देश में लड़ रही, जिसमें कांग्रेस पार्टी अकेले अपने सिंबल पर 326 सीटों पर चुनाव लड़ रही। और इस तरह का मतलब दिन दिहाड़े गलत मैसेजिंग देना, देश को गुमराह करना, ये प्रधानमंत्री के लेवल पर तो कम से कम हमने पहले नहीं सुना है और आगे भी हम इमेजिन नहीं करेंगे। और मैं ये बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही बस नारा है, मोदी मोदी मोदी। एक नाम के पीछे वो देश को ले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जहां हम देखेंगे तो हम वो मोदी कहते हैं और हम मुद्दों पर देश में चुनाव कराना चाहते हैं। हमने मुद्दे दिए, हमने एजेंडा दिया, हमने प्रोग्राम दिया। हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम से शक्ल सूरत को लेकर, किसी का ड्रेस लेकर वोट नहीं मांग रहे हैं। हमने उनके सामने प्रोग्राम दिया है, मुद्दे दिए हैं, एजेंडा दिया है। जहां एक तरफ उनके 10 साल के जुमले अब साबित हो रहे हैं, जितने भी वादे किए थे उसके बदले में हमने गारंटीज दी। हमने 25-25 गारंटीज गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए हमने गारंटीज लोगों के सामने रखी और वाज़ेह गारंटीज रखी। और उस तरह के प्रोग्राम उसमें है जो देश को भला कर सकता है, युवाओं को भला कर सकता है, महिलाओं को भला कर सकता है, किसानों को भला कर सकता है। ये चीजों को लेकर आज हम डिबेट करना चाहते हैं। इन चीजों पर हम लोग अपना वोट मांगना चाहते हैं। देश को अगले 5 साल एक अच्छी सरकार, आगे बढ़ाने वाली सरकार, मदद करने वाली सरकार कांग्रेस का एम है। देखो, 19 में भी कोशिश की मोदी साहब ने इसी बात को लेकर, इसी तरह का आपसी ये विवाद पैदा करके वोट लेने का। 19 में भी उन्होंने एंड में इसी तरह की बातें उठी, और आज 24 में भी कहीं ना कहीं वो देश को फिर एक बार अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। कभी पाकिस्तान, कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी आदिवासी, कभी क्रिश्चियन, कभी कुछ। ये कोई इशू ही नहीं है। कांग्रेस को नरेंद्र मोदी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये देश जानता है। कांग्रेस की हिस्ट्री वाज़ेह है और क्लियर है। आजादी दिलाने से लेकर 70 साल देश को आगे बढ़ाने में, तो इसलिए इन चीजों में डाइवर्ट करने की कि वो लिख के दें। हमारा मैनिफेस्टो लोगों के सामने है, देश दुनिया के सामने है। जिस हमारे मैनिफेस्टो से उसको बुखार चढ़ गया है, तो उस मैनिफेस्टो को समझने और पढ़ने के लिए उनको चैलेंज दिया हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। उनने कहा कि आप आइए, 2 घंटे निकालिए, मेरे साथ बैठिए, मेरे मैनिफेस्टो को पढ़िए और मैं आपको समझाऊंगा मेरे मैनिफेस्टो में क्या है। आप देश को गुमराह मत करिए। और वो देश को गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं, जो उतने बड़े टॉप चेयर पर बैठने वाले आदमी के लिए ठीक नहीं है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।